एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तो बेटा आज हम 10th क्लास का लेक्चर नंबर 19 डिस्कस करेंगे। आपको पता है हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बच्चे यकीनन आप लोग साथ साथ काम कर रहे होंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही ये अलर्ट दिया था कि ये चैप्टर ऐसा है कि इसको जब तक हम साथ साथ याद ना करें, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस ना करें, तब तक ये समझ नहीं आता। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ठीक है, लेकिन ये लेंथी है, तो इसको साथ साथ करना होता है, ठीक है। तो आप इसको साथ साथ करते रहा करें। इसीलिए मैंने इस चैप्टर की लेंथ को देखते हुए मैंने आपके जो लेक्चर हैं वो शॉर्ट कर दिए। छोटे छोटे टॉपिक जो है मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। उसका मकसद सिर्फ ये है कि आप उसको सही तरीके से लर्न करें, उसको राइट करें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसको तैयार करें। मकसद है कि आपको समझ तब आएगी कि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो आपको पता है कि हमने एसिड्स एंड बेसिस उसको कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब उसके अंदर हमने पीएच स्केल भी पढ़ा, इंडिकेटर्स भी पढ़े, ठीक है, और उसके बाद यूजेस भी पढ़े, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी। आज जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है, दैट इज़ सॉल्ट्स। आज हम सॉल्ट्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट्स हैं क्या, ठीक है। रिएक्शन में तो हम पढ़ते आए हैं कि सॉल्ट बनता था, लेकिन आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा ब्रीफली कि व्हाट आर सॉल्ट्स, सॉल्ट्स हैं क्या, हाउ आर सॉल्ट्स फॉर्म्ड, ये बनते कैसे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स या इसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन और उसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट कि सॉल्ट्स क्या है, ठीक है। तो बेटा सॉल्ट्स की जब भी बात की जाती है आपके माइंड में एक ही बात आती है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, वो भी सॉल्ट है। लेकिन मैंने आपको बोला था देयर आर मिलियन ऑफ सॉल्ट्स, वन ऑफ देम इज़ सोडियम क्लोराइड। और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। तो आज हमें पता चलेगा कि किसको सॉल्ट बोलते हैं, कब कह सकते हैं कि ये चीज़ सॉल्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे जी। तो सॉल्ट्स, इसकी डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं कि सॉल्ट्स हैं क्या। पहली बात तो ये है बेटा, यहाँ पर मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। सॉल्ट्स जो होते हैं हमारे पास, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स बट पहली बात कि सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये बताना ज़रूरी है कि इनमें आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन में आपने बताना है सॉल्ट्स और आयनिक कंपाउंड्स। अब बताएंगे दूसरा पोर्शन ये बताना है कि ये बनते कैसे हैं, ठीक है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है जनरली formed by बेटा आपको पता है आपने रिएक्शन पढ़ा था, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ, बेस का रिएक्शन एसिड के साथ, बार बार ये चीज़ डिस्कस हुई है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में ये बात डिस्कस हुई है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में ये बात डिस्कस हुई है कि कैसे बनते हैं सॉल्ट, वहाँ पर भी हम पढ़ चुके हैं। व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट
दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो हमें तो मकसद सॉल्ट से है ना, तो हम कह सकते हैं कि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस का नाम भी बताया था मैंने कि जब एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इस प्रोसेस का नाम होता था न्यूट्रलाइजेशन। क्या नाम होता था, न्यूट्रलाइजेशन। तो उसी को लेके चलते हैं कि जनरली फॉर्म्ड बाय, अब मैं उस प्रोसेस का नाम लिख रहा हूं, बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड। ठीक है, सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड है, कैसे बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन से। किस चीज की न्यूट्रलाइजेशन से, ऑफ एन एसिड। एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है, विद अ बेस। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। ये आप अपने टेक्स्ट बुक सामने रखें। टेक्स्ट बुक पे आपका है पेज नंबर 38। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 38 आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पेज नंबर 38 यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। आप टेक्स्ट बुक सामने रखें क्योंकि मैं साथ साथ इसके क्वेश्चन भी आपको बनवाऊंगा। पेज नंबर 38। ठीक है, अच्छा जी, तो विद अ बेस, यहाँ तक हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है बच्चे सॉल्ट की, राइट। तो आप कह सकते हैं कि जो सॉल्ट्स हैं वो क्या है। अब इसमें मैं आपको अंडरलाइन करके समझाऊंगा बात कि व्हाट आर सॉल्ट्स। पहली बात, सॉल्ट्स और आयनिक कंपाउंड्स, ये बात क्लियर हो गई। ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड मीनिंग में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। दूसरी बात, उसकी फॉर्मेशन, फॉर्म्ड, जनरली फॉर्म्ड, आमतौर पर बनते कैसे हैं, किस प्रोसेस से बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन से। किसकी न्यूट्रलाइजेशन, ऑफ एन एसिड। एक एसिड किसके साथ, बेस के साथ। जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आपके पास बुक में नहीं लिखी हुई, साथ ही आपने लिखनी है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आपने साथ साथ लिखनी है। ठीक है, आपने इसकी एग्जांपल लाजमी लिखनी है, आपने बता देना है। फॉर एग्जांपल, या आप डायरेक्ट लिख दें इसकी एग्जांपल, मैं आपके सामने लिखता हूँ। देखें, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, एक बेस और एसिड का रिएक्शन कराने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, दिस इज बेस। अब हम इसका रिएक्शन कराएंगे बच्चे किसके साथ, एसिड के साथ। एसिड आप लिख लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, अब आपको पता है कि इसमें बेस कौन सा है और इसमें एसिड कौन सा है। ठीक है, तो कैसे, अब यहाँ पर देखें आपके सामने है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिखा है, दिस इज बेस। आपको पता है बेटा, ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्या है, एसिड है। आप यहाँ पर लिख दें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बेस है। हाइड्रोक्साइड सारे बेस होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, वो एसिड। HCl क्या है, एसिड। बेस एंड एसिड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, आपको पता है, सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। यहाँ पर वो सॉल्ट कौन सा बनेगा, कॉमन सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। और साथ क्या बनेगा, वाटर H2O। आपने साथ ये लिख देना है, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर। अच्छा जी, अब यहाँ पर बताना भी है कि इसमें से ये सॉल्ट है हमारे पास और ये क्या है, वाटर है। लेकिन हमें तो मतलब सॉल्ट से है ना, हमें वाटर से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमने एक्सप्लेन सॉल्ट को करना है। दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर। इस प्रोसेस का नाम क्या लिखते थे बेटा हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, राइट। ये यानी अब सॉल्ट एंड वाटर बन गया। अब हम उसी सॉल्ट को लेके चलते हैं। कौन सा सॉल्ट बनाया है मैंने, सोडियम क्लोराइड। ये उसकी फॉर्मेशन भी हो गई। ये फॉर एग्जांपल, यानी एग्जांपल में आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर।
सॉल्ट में इक्वेशन लाजमी लिखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर सॉल्ट्स, या क्वेश्चन आता है हाउ आर सॉल्ट्स फॉर्म्ड, ठीक है। तो आपने ये इक्वेशन लाजमी लिखनी होती है, और ये जनरल इक्वेशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग और इजी इक्वेशन है, अक्सर ये इक्वेशन यूज़ होती है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आपने याद रखनी है जी। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब सॉल्ट, उसने ये कहा है कि जो सॉल्ट है वो आयनिक कंपाउंड है। क्या सबूत है हमारे पास कि आयनिक कंपाउंड है? सबूत तो बहुत ज़्यादा है, मैं डिस्कस करता हूँ। अब उसी सॉल्ट को लिखता हूँ यहाँ पर, क्या नाम था उसका? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड के देखा जाए तो देयर आर 2 पार्ट्स, ठीक है। वो कैसे? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉल्ट है हमारे पास, सॉल्ट का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, और इसको मैं लिख देता हूँ NaCl। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा जी। उसने कहा है कि ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, सॉल्ट जितने भी हैं। कैसे? बेटा बात उसकी ठीक है। आपको पता है कि जो सोडियम है, सोडियम पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव, आपको पता है। और क्लोरीन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। यानी NaCl को अगर हम देखें, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो Na+ को हम बोलते हैं सोडियम आयन, और क्लोरीन को क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन। तो देखा जाए तो वाकई इनमें आयन्स हैं। आयनिक का वर्ड कहाँ से आया? आयन्स से। इनमें अपोजिट आयन्स हों, उसमें पॉजिटिव आयन भी हो, उसमें नेगेटिव आयन भी हो, उसमें कैटाइन भी हो, उसमें एनाइन भी हो। तो वाकई बात ठीक है, सोडियम क्लोराइड को अगर हम देखें तो पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी है। जितने भी सॉल्ट्स हैं सब में ऐसा होता है, पॉजिटिव आयन भी होता है और नेगेटिव आयन भी होता है। खैर, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसमें कितने आयन्स हैं? 2, एक कैटाइन और एक एनाइन। तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, सोडियम आयन को। इसको हम क्या बोलते हैं? कैटाइन। क्या बोलेंगे? कैटाइन। ये कैटाइन है, ये कैटाइन हो गया जी। अगर देखा जाए तो कैटाइन है, ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन सोडियम क्या होता है आपको पता है? मेटल होता है। क्या होता है? मेटल। तो मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कि ये मेटेलिक आयन है। क्या है ये? मेटेलिक आयन, कि ये मेटल का आयन है। बात तो ठीक है, मेटेलिक आयन भी इसको कह सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि मेटल है सोडियम, और कैटाइन पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। पॉजिटिव आयन को हम कैटाइन कहते हैं। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो कौन सा है? क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं हम? एनाइन। अगर देखा जाए तो जो एनाइन है वो क्लोराइड है। तो देखा जाए तो ये मेटल है, नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। उसको मैंने कहा था मेटेलिक आयन, इसको क्या बोलूँगा? नॉन मेटेलिक आयन। देखा जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? नॉन मेटल है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज नॉन मेटेलिक आयन। वो मेटेलिक आयन है, ये क्या है? नॉन मेटेलिक आयन है। यानी जो मेटेलिक आयन है वो कैटाइन है, और जो नॉन मेटेलिक आयन है वो एनाइन है, ठीक है। अच्छा, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्ट होता है उसमें कितने आयन होते हैं? 2 आयन्स होते हैं। देयर आर 2 आयन्स। यानी सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ 2 आयन्स, कैटाइन एंड एनाइन। आपके सामने है एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड की देख लें, एक कैटाइन है और एक एनाइन है। अब यहाँ पर बात असल डिस्कस होनी है। अब ये देखें, आपने बताना है मुझे, अब मैंने इक्वेशन इसीलिए लिखी है कि ये जो पॉजिटिव आयन था जिसको हमने कैटाइन कहा था, इसको मेटेलिक आयन कहा था मैंने, या पॉजिटिव मेटल आयन कह सकते हैं आप इसको, या सिंपली कैटाइन कह सकते हैं इसको। ये कहाँ से आया है? हमने तो रिएक्शन कराया था ना एसिड का बेस के साथ। एसिड और बेस 2 चीज़ों का रिएक्शन कराया था। तो देखें ज़रा, ये जो सोडियम है, कैटाइन जो है सोडियम आयन, ये कहाँ से आया है? ये बेस में मौजूद था या एसिड में मौजूद था? तो बेटा आपके सामने है, सोडियम कहाँ पे था? बेस में था। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो मेटेलिक आयन है, पॉजिटिव मेटल आयन या कैटाइन है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ये कहाँ से आया है? ये बेस से आया है बेटा। कहाँ से आया है? बेस से। ये बेस से डिराइव हुआ, राइट। यानी आप कह सकते हैं
कि पॉजिटिव मेटल आयन और केटाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बेस, वो बेस से डिराइव हुआ। जो चीज़ बेस से आई है, क्योंकि बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड था, सोडियम था ही बेस में, तो बेस से आया है, यानी सॉल्ट में जो सोडियम है ये कहाँ से आया है, बेस से। तो जो चीज़ बेस से आती है उसका नाम रखते हैं, उसका हम नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम कहते हैं बेसिक रेडिकल। क्या नाम लिखते हैं उसका, बेसिक रेडिकल। कोई बेसिक रेडिकल है, ठीक है। जो भी चीज़ बेस से डिराइव होती है वो मेटेलिक आयन ही होता है हमेशा, और उसका नाम क्या रखते हैं हम, बेसिक रेडिकल। चलें जी, ये तो था सोडियम क्लोराइड का यानी सॉल्ट का पहला पार्ट। दूसरा पोर्शन कौन सा है, क्लोरीन। सोडियम की तो बात फाइनल हो गई कि जो केटाइन था वो बेस से आया था। अब जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं हम ज़रा। दूसरा पार्ट इसका कौन सा है, एनाइन, क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड देखें किस में था, बेस में था या एसिड में था, वो एसिड में था, आपके सामने है। HCl में क्लोरीन है, तो क्लोरीन कहाँ से आया, क्लोराइड आयन कहाँ से डिराइव हुआ, एसिड से। तो आप कह सकते हैं कि ये जो दूसरा पोर्शन है इसका, यानी कि नेगेटिव आयन या इनाइन, ये कहाँ से डिराइव हुआ जी, ये डिराइव हुआ आपका किससे, एसिड से। तो आपने ये मैंने एरो शो कर दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं एनाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम एन एसिड, ये एसिड से डिराइव हुआ। जो चीज़ एसिड से डिराइव हुई है, एनाइन आपका एसिड से डिराइव हुआ है, ठीक है। इसको नाम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्लोराइड देखें यहाँ पे है, एसिड में है, इसको क्या नाम देंगे, इसको बेसिक रेडिकल का नाम दिया है, उसको क्या नाम देंगे, एसिड रेडिकल। क्या नाम देंगे, एसिड रेडिकल, क्योंकि वो एसिड से डिराइव हुआ है। इसको एसिड रेडिकल भी कह सकते हैं, एसिडिक रेडिकल भी कह सकते हैं, दोनों बातें ठीक हैं, ठीक है। आपकी बुक में एसिड रेडिकल लिखा हुआ है वो भी ठीक है, आप एसिडिक रेडिकल लिख दें वो भी ठीक है, नो इश्यूज, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर एक नई बात समझ आ गई मुझे कि जो सॉल्ट होता है, एक्चुअली सॉल्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। क्योंकि देखें ये मेटेलिक आयन पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन है, एक को कैटाइन कहा दूसरे को एनाइन। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो पॉजिटिव आयन है, सोडियम आयन है, ये कहाँ से आया, ये तो बेस से आया है, ये बेस से डिराइव हुआ है, तो हमने नाम दे दिया इसको क्या, बेसिक रेडिकल। ये रेडिकल है, रेडिकल पे चार्ज होता है, आयन भी कह सकते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर रेडिकल की बात हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एनाइन था वो कहाँ से आया, HCl से, क्योंकि क्लोरीन एसिड में था, एसिड से डिराइव हुआ। जो चीज़ एसिड से डिराइव हो उसका नाम क्या रखते हैं, एसिडिक रेडिकल। जो पोर्शन बेस से आया है उसका नाम बेसिक रेडिकल, जो पोर्शन यानी क्लोराइड आयन एसिड से आया है उसका नाम एसिड रेडिकल। तो ये एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल की डेफिनेशन भी हो गई, क्लियर। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर बेसिक रेडिकल्स, व्हाट आर एसिडिक रेडिकल्स, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल्स, तो आपने ये बता देना है। यानी बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। जैसा कि मैंने लिखा आपके सामने, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो एक पार्ट बेसिक रेडिकल का है और एक पार्ट एसिड रेडिकल। ये बेसिक रेडिकल का पार्ट है और ये एसिड रेडिकल का पार्ट, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसको हमने क्या नाम दिया, सॉल्ट। सिंपल हम इसको क्या नाम दे देते हैं, सॉल्ट। तो सॉल्ट की बात क्लियर हो गई आपको कि सॉल्ट वाकई आयनिक कंपाउंड होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें कैटाइन भी होता है और उसमें एनाइन भी होता है। और मैंने आपको आयनिक जब 9th में आपको पढ़ाया था तब भी बताया था कि क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड है उसमें एक मेटल लाजमी होता है, मेटल का होना ज़रूरी है। तो देखें सोडियम इसमें आ गया, मेटल है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो वाकई ये आयनिक कंपाउंड है, वाकई ये आयनिक बॉन्ड है, क्लियर। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हमारा ये सॉल्ट क्या है, उसकी फॉर्मेशन क्या है और उसमें बेसिक रेडिकल क्या होते हैं, एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं, ये बात क्लियर हो गई हमें, ठीक है। अब दूसरी बात कि सॉल्ट का नाम, इस जिस तरह ये NaCl है, इसका नाम क्या लिखा मैंने, सोडियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन है, हाउ आर सॉल्ट्स नेम्ड, कि सॉल्ट्स को हम नाम कैसे देते हैं, अपनी मर्जी है या उसका कोई रूल है, ठीक है। तो हम वो भी डिस्कस करते हैं जी।
तो ये सॉल्ट्स की फॉर्मेशन भी डिस्कस कर ली। अब क्वेश्चन आता है कि सॉल्ट्स बन गए, ठीक है, अब इनका नाम कैसे लिखेंगे हम, हाउ आर सॉल्ट्स नेम्ड। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके टेस्ट और सेल्फ में, शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ आर सॉल्ट्स नेम्ड। जिस तरह बेटा ये था सोडियम क्लोराइड NaCl, ऐसे ही था ना, इसको नाम क्या बोलते थे हम, सोडियम क्लोराइड। तो वो कहते हैं ये सोडियम क्लोराइड आपने क्यों कहा, कैसे कहा, इसका कोई रूल है या अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी नाम दे दें, तो उसका भी तरीकाकार है, उसका भी एक रूल है। कैसे, सॉल्ट्स का नाम जब भी दिया जाता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा, अ सॉल्ट गेट्स इट्स नेम, कि सॉल्ट का जब भी आपने नाम देना होगा उसका एक रूल है। कैसे, अ सॉल्ट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द, आप फ्रॉम भी लिख सकते हैं, बाय भी लिख सकते हैं, फ्रॉम द नेम ऑफ मेटल एंड एसिड। कि सॉल्ट को जब भी नाम देना होगा ना, उसके लिए आपने नाम कैसे लिखना है, कि मेटल का नाम लिखना है और उस एसिड का नाम आएगा, यानी ये दो बातें ज़रूरी हैं, एक मेटल और दूसरी बात एंड एसिड। यानी सॉल्ट को जब भी नाम दिया जाएगा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये देखिए पेज नंबर 38 पे, जहाँ पर पहला पैराग्राफ ख़त्म होता है ना एसिड और बेसिक रेडिकल्स का, उसके बिल्कुल बाद एक लाइन लिखी हुई है नीचे बॉक्स के बिल्कुल ऊपर, अ सॉल्ट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द नेम्स ऑफ द मेटल एंड द एसिड। मैंने उसको अपने वर्ड्स में लिख दिया, यानी उसके लिए मेटल का होना ज़रूरी है और किसका होना ज़रूरी है, एसिड का, ठीक है, फ्रॉम द नेम्स ऑफ मेटल एंड एसिड। मेटल और एसिड का पता होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग नाम देंगे उसको। आप उसके अकॉर्डिंग नाम कैसे देंगे, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर देखिए बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के साथ रिलेशन था, क्या नाम दिया इसको हमने, सोडियम क्लोराइड। NaCl को क्या नाम दिया था, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब वो कहता है कि इसके लिए मेटल का नाम लिखेंगे और एसिड का कंप्लीट नाम नहीं लिखेंगे, उसमें एक पोर्शन का नाम लिखेंगे, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हम क्लोराइड बोल देंगे, उसमें क्लोरीन है तो एसिड में क्लोरीन है तो क्लोराइड बोल देंगे, SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट बोल देंगे, नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट बोल देंगे, ठीक है, एसिटिक एसिड है तो एसीटेट बोल देंगे, फास्फोरिक एसिड है तो फास्फेट बोल देंगे। तो चंद एक नाम लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने, जैसे वहाँ पर लिखे हुए हैं आपके पास, वहाँ पर चंद एक नाम लिखे हुए हैं, एक आधा मैं लिख देता हूँ, बाकी आपको समझ आ गई है, आप लिख लेंगे जी। अब उसमें पहले मेटल का नाम लिखना है, फिर एसिड का नाम। अगर मेटल आपके पास कौन सा है, सोडियम, सपोज करें आपके पास मेटल कौन सा है, सोडियम, Na, ये सोडियम है, और एसिड आपके पास कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मैं सिंपल लिख रहा हूँ, सिंबल लिख रहा हूँ उनके, आपने उनके नेम भी लिखने हैं। तो जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो कहते हैं रिएक्शन करेगा ना, तो इधर से सोडियम और इधर से क्लोरीन, यानी यहाँ पर रिएक्शन की बात नहीं की गई, यहाँ पर जनरल बताया गया है कि जब भी रिएक्शन होगा कहीं से सोडियम आएगा और उधर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो नाम कैसे देंगे, सोडियम क्लोराइड, यानी ये नाम बनेगा आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह अगर यहाँ से आपके पास है पोटाशियम, मेटल कौन सा है, पोटाशियम, के पोटाशियम का सिंबल है, और इधर से एसिड चेंज कर दें, नाइट्रिक एसिड, अब नाम क्या बनेगा, पोटाशियम नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड में से नाइट्रेट का नाम आएगा, उसका फार्मूला बनेगा KNO3, पोटाशियम नाइट्रेट। अच्छा जी, मैं सिंबल लिख रहा हूँ, आपने नाम साथ लिख लेने हैं। इसी तरह अगर आपके पास सोडियम आ गया, पोटाशियम आ गया, इसके अलावा अगर आपके पास आ जाता है जिंक, सपोज करें जिंक आ जाता है जी, Zn सिंबल है जिंक का, इसका एसिड के साथ रिएक्शन होता है, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक अपने सल्फेट बनाएगा, वो बनेगा जिंक सल्फेट, ठीक है।
इसी तरह अगर आपके पास कोई और मेटल आ गया, कैल्शियम, एसिड आपका फिर चेंज कर दें आप यहाँ पर, एसिड आ गया जी आपका फास्फोरिक एसिड H3PO4, यानी आपने मेटल भी चेंज करते जाने हैं और इधर से एसिड भी सारे चेंज करते जाने हैं, ठीक है। कैल्शियम है, इधर से फास्फोरिक एसिड है H3PO4, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा, कैल्शियम फॉस्फेट, उसका फार्मूला होता है Ca3PO4 ट्वाइस, ये ख्याल करना है आपने, Ca3PO4 ट्वाइस, ये फार्मूले हैं बेटा, याद रखने होंगे, कैल्शियम फॉस्फेट। इसी तरह अब मेटल और चेंज कर दें, चलें अब मैं लिख देता हूँ कोई सिल्वर, Ag, सिल्वर का सिंबल है बेटा। एसिड, अब मिनरल एसिड तो सारे आ गए हैं, अब कोई ऑर्गेनिक एसिड लिखते हैं जो ऑर्गेनिक तौर पे एसिड होता है, दैट इज एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में उसका फार्मूला आपको पता है CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। तो इससे क्या बनेगा, ये सिल्वर है, ये एसिटिक एसिड है, सिल्वर एसीटेट, क्या नाम बनेगा, सिल्वर एसीटेट, इसका फार्मूला होगा CH3, यानी ये सारा आपने लिख देना है H के अलावा, CH3COOH हटाकर इसकी जगह Ag लगा देना है, यहाँ पर आ जाएगा सिल्वर, दिस इज सिल्वर एसीटेट। इसका नाम था सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलें, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट। जिंक का रिएक्शन हुआ था सल्फ्यूरिक एसिड से, जिंक सल्फेट, ZnSO4 का नाम क्या है बेटा, जिंक सल्फेट, राइट। कैल्शियम का रिएक्शन हुआ था फास्फोरिक एसिड के साथ, तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, राइट। सिल्वर का रिएक्शन हुआ था एसिटिक एसिड के साथ, इसका नाम है एसिटिक एसिड, तो बनेगा सिल्वर एसीटेट। मेटल का नाम क्या है, सिल्वर, पहले नाम मेटल का लिखेंगे, ठीक है, सिल्वर, एसिटिक एसिड से बनता है एसीटेट। अब यहां पर देखें, बात तो ठीक है, वो कहता है कि पहले मेटल का नाम लिखेंगे फिर एसिड का नाम लिखेंगे, ये सारे के सारे मैंने मेटल्स लिखे थे, ठीक है, और ये क्या लिखे थे मैंने, एसिड्स लिखे थे। तो नेम भी कहता है इसी के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि ये जो आपने टेबल बनाया है हमने, ठीक है। और ये किसका नाम है, नेम ऑफ सॉल्ट, नेम ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट्स, राइट। यानी पहले मेटल का नाम है, देखो NaCl में पहले सोडियम, सोडियम मेटल है, पहले सोडियम का नाम बोला, फिर एसिड में से क्लोराइड बोला। इसी तरह पोटाशियम नाइट्रेट में पहले पोटाशियम का नाम बोला, फिर नाइट्रेट बोला। जिंक सल्फेट में पहले जिंक का नाम बोला, पहले मेटल बाद में सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट में पहले कैल्शियम का नाम बोला, कैल्शियम मेटल है। सिल्वर एसीटेट में पहले सिल्वर का नाम बोला, सिल्वर क्या है, मेटल है, ये मेटल है और ये एसिड का पोर्शन है, इस तरीके से उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये था मतलब एसिड का इंट्रोडक्शन। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ आ गई। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ हम इसकी डिस्कस करते हैं सॉल्ट्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और हर दफ़ा तकरीबन इसमें से सॉल्ट्स में से या तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इस पोर्शन में से, या तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है, मैं जो जो बातें आपको साथ साथ बताऊं आपने वो राइट डाउन करनी है, ठीक है जी बेटा। तो अब हमारा क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा। सॉल्ट्स की डेफिनेशन के साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं, ठीक है जी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, इसकी मैं आपको साथ साथ ना हेडिंग्स बनवाता जाऊंगा, आपने वो लिखते जाने हैं, ठीक है, आप लिखते जाइएगा साथ साथ जी। इसका पहला पॉइंट है बेटा, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स, बात तो ठीक है, फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो इसकी हेडिंग बना लें कि आयनिक कंपाउंड, वो तो आपको पहले पता होता है ना कि आयनिक कंपाउंड हैं, वो तो आपको याद रह जाती है बात, लेकिन
साथ ये बताना कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। ये पहला पॉइंट है इसका, आप साथ लिख लें, मेंशन कर लें कि इसका जो पहला पॉइंट है उसकी हेडिंग बना लें, आप ऊपर हेडिंग बना लें क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये उसकी हेडिंग बना लें कि ये क्रिस्टल्स होते हैं। आपने सोडियम क्लोराइड देखा होगा, सोडियम क्लोराइड के भी बेटा आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में। सॉल्ट्स जितने भी हैं ना सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। और कौन सा बॉन्ड होता है इनमें? आयनिक बॉन्ड होता है, ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, राइट जी। सॉल्ट्स और आयनिक कंपाउंड्स फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट की हेडिंग बना लें आप। ये हेडिंग इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। आपको हेडिंग याद होती है तो आप फिर को याद आ जाता है, आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है जी। तो इसमें आपने अब क्या करना है, दूसरे की हेडिंग बना लें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जी। दूसरा पॉइंट है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। आपको पता है बेटा आयनिक कंपाउंड्स में अपोजिट आयन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। जैसे आपके सामने एग्जांपल है NaCl की, देखें सोडियम भी है और क्लोराइड भी है। तो सोडियम पर आपको पता है चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। और क्लोराइड पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। These oppositely charged ions are tightly bonded, are strongly attracted towards each other. दोनों एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड होते हैं। जब टाइटली बॉन्डेड होते हैं हम कह सकते हैं there is a strong electrostatic force of attraction between two opposite ions. इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होती है, ड्यू टू विच दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं जी। क्या है पॉइंट? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, वो हाई होंगे। नंबर 3, बेटा इसकी हेडिंग बना लें आप, आपके लिए एक नई टर्म है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेटा आपके लिए एक नई टर्म है ये, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस दफ़ा बोर्ड में ना, हालांकि यहाँ डेफिनेशन नहीं दी हुई, शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में, ठीक है। उन्होंने पूछ लिया कि डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर भी रिपीट हो सकता है, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन तो लिखी हुई नहीं है। अब पहले तो मैं आपको समझा दूँ कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या। बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये होता है कि क्रिस्टलाइजेशन आपके सामने है। हम जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ना, जब हम क्रिस्टल्स बनाते हैं, किसके बात तो हो रही है? सॉल्ट्स की। हम जब सॉल्ट्स की क्रिस्टल्स बनाते हैं, ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट्स की क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्ट जब भी बनता है ना, मोस्टली उसके साथ आमतौर पर क्या होता है? वाटर भी बनता है। तो एक्चुअली जब सॉल्ट हमें मिलता है ना, वो एक्वस सॉल्यूशन में होता है। हम उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके सॉल्ट मिलता है। जब हमें सॉल्ट मिल जाता है ना फिल्टर के बाद, इनके उसके सॉलिड मिल जाता है, उसमें मॉइस्चर होती है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो कि क्रिस्टलाइजेशन के बाद भी, उसको ड्राई करने के बाद भी वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उस सॉल्ट के अंदर रह जाते हैं, उनको नाम दिया जाता है किसका? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कैसे? अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ज़रा उसका डाटा। कैसे कि हमारे पास जो सॉल्ट्स हैं ना, सॉल्ट्स ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? ये सॉल्ट्स आम तौर पर बच्चे आपको पता होना चाहिए, ये सॉल्ट्स हम इनको क्या करते हैं, ये एक्वस फॉर्म में होते हैं। एक्वस
एक्वस फॉर्म में होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। हम क्या करते हैं, इन सॉल्ट्स को फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से क्या होता है, दो चीज़ें मिलती हैं। हमारा जो सॉल्ट है ना वो अलग हो जाता है, क्योंकि सॉल्ट तो सॉलिड होता है। जो दूसरा है एक्वस सॉल्यूशन वो अलग हो जाता है, यानी वाटर कह दें या कोई और चीज़ कह दें। पहले एक्वस सॉल्यूशन था ना, एक्वस सॉल्यूशन में से आपने सॉल्ट अलग कर दिया और ये एक्वस सॉल्यूशन सपोज करें दैट इज़ वाटर, वाटर क्या हो गया, अलग हो गया। अब जब इसको हमने एक्वस सॉल्यूशन से ऑब्टेन किया है ना, क्योंकि हम फिल्टर जब करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, इन सॉल्ट्स में क्या होती है, मॉइस्चर होती है। यानी इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन सॉल्ट्स के अंदर रह जाते हैं, इनका पार्ट बन जाते हैं, उन क्रिस्टल्स के अंदर रह जाते हैं, वहाँ से निकल नहीं सकते। चाहे आप इवेपोरेशन करो, उसको ड्राई करो, वाटर मॉलिक्यूल्स इनके उसके अंदर रह जाते हैं। चाहे आप उसको ड्राई भी करें, यानी उसकी इवेपोरेशन भी करें, अगर सॉल्ट्स की ना, कुछ सॉल्ट्स तो ऐसे हैं कि अगर उनकी इवेपोरेशन की जाए, अगर उनको हम ड्राई करें, उसको खुश करें, तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकल जाते हैं। लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसे हैं, कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब उनमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जब उनमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो उन सॉल्ट्स का पार्ट बन जाते हैं, उनका हिस्सा बन जाते हैं, उनसे अलग नहीं हो सकते। उनको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो मैं लिखवा देता हूं आपको, आप लिख लें, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ये एक्चुअली होते क्या हैं, द वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, मैं अपने वर्ड्स में लिखवा रहा हूँ आपको। यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या, द वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट, द वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड। अब प्रेजेंट इनसाइड द क्रिस्टल, यानी जो आपके पास क्रिस्टल, आप ये इसकी हेडिंग भी बना लें, आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39 के ऊपर पॉइंट नंबर जो 3 है, इसके ऊपर हेडिंग बना लें और इसके ऊपर या साइड पे इसको लिख भी लें, ठीक है जी। तो मैंने आपको जिस तरह लिखवाया है वैसे ही साथ लिख लें, ताकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए। द वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड क्रिस्टल्स are called water of crystallization, water of crystallization। अब ये तो आपने बता दिया, डेफिनेशन आपकी हो गई है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल, इसके आगे भी एक लाइन लिखें, these molecules यानी these water molecules are essential part of the crystal। ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये इसेंशियल पार्ट होते हैं, क्योंकि अब उसका हिस्सा बन चुके हैं, उसके अंदर मौजूद हैं, उसका पार्ट है, फॉर्मूले में भी लिखे जाते हैं, उसकी अब डिटेल आगे डिस्कस कर रहे हैं। यानी ये सब सॉल्ट्स में नहीं होता, कुछ सॉल्ट्स में होता है। चंद एक सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनमें जो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते हैं, सारे नहीं हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं उसको ज़रा जी। देखें, अब इसकी हेडिंग बना ली आपने, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पर बताया है उसने कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अंडरलाइन कर लो और साथ उसकी डेफिनेशन लिख लो। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये डेफिनेशन है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, क्योंकि इस दफ़ा बोर्ड में आ गई। द वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड क्रिस्टल्स आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, या इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। These molecules are essential part of the crystals। आप these molecules की बजाय ये लिख लें these water molecules,
इसको ऐसे कर लें, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आर इसेंशियल पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है, या ऑफ द क्रिस्टल्स, राइट जी। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर आ जाएं तो इससे क्या चेंज आता है, सॉल्ट में क्या चेंज आता है, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल्स। अंडरलाइन कर लें एमसीक्यूज के लिए, शेप ऑफ क्रिस्टल को अंडरलाइन कर लें कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ना, ये शेप ऑफ क्रिस्टल पे डिपेंड, ये शेप ऑफ क्रिस्टल को चेंज कर देते हैं, शेप ऑफ क्रिस्टल्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स ना हो तो शेप ऑफ क्रिस्टल कुछ और होगी, और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएं तो शेप ऑफ क्रिस्टल चेंज हो जाएगी, अब शेप कुछ और हो जाएगी, यानी शेप जो है वो डिपेंड कर रही होती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे, ठीक है। अब उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब हमें तो नहीं पता ना कि कौन सा सॉल्ट कितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, कुछ कम एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अब जैसे एग्जांपल भी दी गई है आपके पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कैल्शियम सल्फेट की भी है, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट है CuSO4, कॉपर सल्फेट, ये ऐसा सॉल्ट है अगर इसकी हम क्रिस्टलाइजेशन करें तो ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, तो इसके साथ हम डॉट लगा के ना 5H2O लिखते हैं। ये 5H2O क्या है, दीज आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरह एक और चीज़ है हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, इसको हम जिप्सम भी बोलते हैं। इसके साथ 2H2O वाटर मॉलिक्यूल, यानी इसमें ये सॉल्ट है और ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये भी 7 मॉलिक्यूलर फार्मूले में लिखे जाते हैं। इसकी एग्जांपल आपने एक 9th में भी पढ़ी थी, आपको याद होगा, आपने वहाँ पर पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का फार्मूला पढ़ा था, याद है, Na2CO3.10H2O। अब आपको याद आ गई होगी बात, वहाँ पर आपने ये पढ़ा होगा 9th क्लास में। सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट है और ये 10 क्या है साथ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह जी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच सॉल्ट एंड दे आर रिटन विद द केमिकल फार्मूला ऑफ अ सॉल्ट। ये फार्मूले के साथ लाजमी लिखे जाएंगे डॉट लगा के, ये पॉइंट नहीं है, डॉट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, इसको अंडरलाइन कर लें एमसीक्यूज के लिए, इसका फार्मूला आ सकता है। कैल्शियम सल्फेट मैंने लिख दिए हैं, मैंने एक एक्स्ट्रा भी लिख दिया है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा जी। आखिरी पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 ये बेटा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत आई थिंक आपको नहीं होगी, बहुत इजी पॉइंट है ये हमारा। पॉइंट नंबर 4, इसकी हेडिंग बना लें न्यूट्रल कंपाउंड्स, इसकी हेडिंग बना लें कि जो सॉल्ट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स, ये हेडिंग बना लें इसकी, न्यूट्रल कंपाउंड्स। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई आर सॉल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड्स, व्हाई आर सॉल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी जी। उसमें भी आप यही आंसर लिखेंगे कि सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। बेटा ये न्यूट्रल होते हैं कैसे, पहली बात तो ये है कि ये न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। दूसरी बात, न्यूट्रल क्यों कहा, अब आपको पता है न्यूट्रल का मतलब है जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। वो कहता है कि इसका जो चार्ज है ना वो इक्वल होते हैं। कैसे, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। NaCl को देख लें, एक प्लस का चार्ज है और एक ही माइनस का चार्ज है, कैंसिल हो जाते हैं, NaCl बन जाता है। NaCl के ऊपर कोई चार्ज लिखा नहीं जाता। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, आपको पता है यहाँ पर भी कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2, और क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। तो ये प्लस का 2 और ये 2 को जब -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, वो प्लस का 2 और वो माइनस का 2, ओवरऑल चार्ज क्या आ जाता है, 0, कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी सॉल्ट है AlCl3। अब इसमें क्या है, एक एल्यूमिनियम पर चार्ज होता है 3+, क्लोरीन पर चार्ज क्या होता है, -1, लेकिन क्लोरीन के कितने एटम हैं,
3, साथ 3 लगाएंगे हम। अब 3 आयन क्लोराइड के हो गए और एक आयन किसका हो गया, एल्यूमिनियम का। लेकिन चार्ज इनका सेम है। कैसे, ये 3 प्लस है, जब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, -3। वो 3 प्लस, ये -3, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, ओवरऑल क्या आएगा, चार्ज 0। यानी आप इसको कह सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड में भी सेम ऐसे था। कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, 2+। क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। लेकिन क्लोरीन के कितने हैं आयन, यहाँ पर 2। तो देखें, कैल्शियम का एक आयन है, क्लोराइड के 2 आयन हैं। आयन्स डिफरेंट हैं लेकिन चार्ज क्या है, सेम। ये प्लस का 2 है, जब 2 को यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2। ये -2, ये +2, ओवरऑल चार्ज, नेट चार्ज क्या होगा, 0। यानी हम कह सकते हैं दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ आयन्स, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ आयन्स बट दे हैव इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस। चार्जेस सेम है, प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 3, प्लस का 1, माइनस का 1। आयन्स की तादाद डिफरेंट हो सकती है। कैल्शियम का आयन 1 है, क्लोराइड के आयन 2 हैं, आयन्स डिफरेंट हैं। इसमें देखें, एल्यूमिनियम क्लोराइड में AlCl3 में एल्यूमिनियम का आयन 1 है, क्लोराइड के आयन 3 हैं, आयन्स की तादाद डिफरेंट है। एक में 1 आयन है, एक के 3 आयन है, लेकिन चार्ज फिर भी क्या है, दोनों का सेम। ये प्लस का 3, ये माइनस का 3। तो ये पॉइंट है, ये बताया गया है। तो मैं लिख रहा हूँ सॉल्ट्स और न्यूट्रल कंपाउंड्स, ये आल्दो उसकी एक्सप्लेनेशन है। आल्दो दे डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। आयन्स डिफरेंट हैं, एक कैल्शियम का 2 क्लोराइड के, एक एल्यूमिनियम का 3 क्लोराइड के, लेकिन बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। लेकिन इनके चार्जेस क्या हैं, इक्वल है। जितना प्लस का चार्ज होगा उतना ही माइनस का चार्ज होगा। तो ये हमारा टॉपिक था बेटा, जो कि हमने डिस्कस किया। मैंने आपको इसकी हेडिंग बनवा दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, MCQs भी बहुत ज़्यादा बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो इसको आपने तैयार करना है, इसको याद करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।